हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 12 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसे 102वीं संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 के अंतर्गत आया था, तो इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 338B है, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय है। चलिए दूसरा देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये भी संवैधानिक निकाय है। ये संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, संरचना, नियुक्ति आदि का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये भी संवैधानिक निकाय है। चलिए तीसरा देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, तो ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मुख्य संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में और संथानम समिति थी, तो इसी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। ठीक है, इसे 1993 में संसद के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका आंसर है, इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर है तीसरा और चौथा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं तीसरा और चौथा, तो इसका आंसर है ऑप्शन C, तीसरा और चौथा संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जिनका गठन राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। दूसरा है, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और तीसरा है, इसके निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं, तो ये ही गलत है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो सांविधिक निकाय हैं और इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के तहत देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी गलत है क्योंकि इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसके निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। इनके विचार विमर्श परामर्श देने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसके तीनों ही गलत हैं, यानी कि इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन D है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है, संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा, संसद के विधेयक बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा, संसद की विशेष बहुमत एवं राज्य विधायिका की अनुसमर्थन से पारित विधेयक के द्वारा, या संसद की पूर्ण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। तो जो संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, ये किया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या है। ठीक है, देखते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, या तीसरा है, किसी भी समय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले क्षेत्र। तो जो भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में शामिल हैं राज्यों के राज्य क्षेत्र, केवल एक। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन A, केवल एक। परंतु अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और ये श्रेणियां हैं, और राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा ये है, किसी भी समय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले क्षेत्र। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो इसका आंसर है केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऑप्शन देखते हैं, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, विधिक अधिकार, या मूल अधिकार। तो भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा का कौन सा प्रकार स्व जुताई की विशेषता को प्रदर्शित करता है।
जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या पीटमय मृदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा सामान्य रूप से गहरी और अपारगम्य होती है। यह नम होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है और शुष्क ऋतु में इस मृदा में चौड़ी दरारें हो जाती हैं, जिससे यह स्वजुताई जैसी दिखने लगती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है राज्य। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित है। चंदौली तमिलनाडु, तो पहला तो गलत है क्योंकि चंदौली जो है ये राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, बन्नरघट्टा छत्तीसगढ़, तो ये भी गलत है। ये बन्नरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है और बंगलौर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कुंद्रेमुख कर्नाटक, ये ठीक है। नामेरी असम, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर सही पूछा है, तो चलिए देखते हैं, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, इसका आंसर है तीसरा और चौथा सही है, केवल 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। उपर्युक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र भारत में, ठीक है, का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार देखना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले होगा ब्रह्मपुत्र यानी कि 4, उसके बाद होगा गोदावरी, ठीक है, 4, 3, फिर सिंधु, फिर गंगा, यानी 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में जानकारी का या के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में जानकारी के लिए स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, तो देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं खनन से प्राप्त शैलें, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, और ये उल्काएं और ये भूकंप, ये अप्रत्यक्ष स्रोत से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है ये प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए उत्तर से दक्षिण देखते हैं इन श्रेणियों को। तो सबसे उत्तर में होगी काराकोरम श्रेणी यानी कि 4, ठीक है, ये सबसे उत्तर में होगी। उसके बाद लद्दाख श्रेणी यानी 4 के बाद 2, और उसके बाद होगी जास्कर श्रेणी, ठीक है, और फिर लास्ट होगी पीर पंजाल यानी कि 4, 2, 1, 3। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 4, 2, 3, 1 और 4, 2, 1, 3। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। दूसरा है पूर्वी घाट केवल 3 राज्यों में विस्तृत है। ऊपरी कथनों में कौन सा या से सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए देखते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार केवल 2 राज्यों में विस्तृत है, ये गलत है, क्योंकि भारत का ये छोटा नागपुर का पठार है ये 5 राज्यों में विस्तृत है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सोन नदी इस पठार के उत्तर पश्चिमी से प्रवाहित होती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका ये पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। पूर्वी घाट केवल 3 राज्यों में विस्तृत है। तो पूर्वी घाट को पहले तो महेंद्र पर्वत कहते हैं, ठीक है, और ये गलत है क्योंकि ये 3 राज्यों में नहीं, ये भी 5 राज्यों में विस्तृत है। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ क्षेत्र कर्नाटक का भी पड़ता है। ठीक है, इसमें से 4 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही आयु का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में की गई। ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन के द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, और ये राजगृह में हुई थी और शासनकाल था अजातशत्रु का। ठीक है, अगर दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो दूसरी हुई थी वैशाली में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सावक मीर ने, और जो शासक था उस समय वो था कालाशोक। ठीक है,
और तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो अध्यक्ष था वो मंगोलीपुत्र तिस्स था, और शासनकाल था अशोक का। ठीक है। और लास्ट चौथी की अगर देखें तो ये हुई थी कश्मीर में, और इसकी चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और इसका शासनकाल था कनिष्क का। ठीक है। चारों क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, और ये जो जौनपुर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कल्लड़ की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है बिल्हड़ एवं मीरुत, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनसार एवं श्रीवर या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्लड़ की राजतरंगिणी को जोनसार एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी? भारती, गंगा देवी, जीविका या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कवियत्री थी गंगा देवी। ठीक है। ये मधुरा विजय ये गंगा देवी की कृति है, जिसमें विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या अकबर। तो ये किए थे महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, फिरोज शाह, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी। तो ये इब्न बतूता, इसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? ऑप्शन देखते हैं अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूं ने और दीन इलाही को एक धर्म कहते हुए इसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? देखते हैं इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसका जो टाइम था वो था 1351 से 1388 ईस्वी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मिरातुल अखबार निम्न में से कौन प्रकाशित करते थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो मिरातुल अखबार ये प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। और ये एक फारसी साप्ताहिक पत्रिका थी, और राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। अगर इनकी अन्य कृति की बात करें तो एक है संवाद कौमुदी, जो बहुत पूछी जाती है, और ये संवाद कौमुदी बंगाली में लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा है तुहफतुल मुवाहिदीन, प्रीसेप्ट्स जीसस आदि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। ऑप्शन ए। अगर बात करें रहमत अली की तो उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था, और इकबाल की बात करें तो इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा राव फूले। इनका पूरा नाम था ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। ठीक है। इन्होंने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को तिथि क्रमानुसार कीजिए। और तो ये आयोग के फेवरेट क्वेश्चन है तिथियों वाले। ठीक है। तो देखते हैं क्रिप्स मिशन। तो ये क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 को। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना ये आया था 19 फरवरी 1946 को। और बात करें माउंटबेटन योजना,
तो माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को आई थी। और बेवेल योजना ये 19 सितंबर 1945 को आई थी। तो चलिए तिथि के क्रमानुसार देखते हैं। तो ये हो गई 1432 यानी कि ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन ए। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बनने के बाद 1906 में भारत लौटे थे। तब ये धर्मनिरपेक्ष थे और उदार राष्ट्रवादी थे और दादा भाई नौरोजी के समर्थक भी थे। भारत आते ही इन्होंने कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे और तो और इन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध भी किया था। ठीक है, और इसके बाद तो आप सभी जानते ही हैं भारत और पाकिस्तान में इनका कितना बड़ा हाथ था। हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी पूजे जाते हैं वैसे ही पाकिस्तान में ये जिन्ना पूजे जाते हैं। आप कभी बाघा बॉर्डर जाइएगा तो देखना वहाँ बाघा बॉर्डर पे अपनी साइड महात्मा गांधी की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है और पाकिस्तान की साइड जिन्ना की फ़ोटो लगी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा वहाँ पे लगता है। रोज़ाना शाम को बाघा बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी होती है। यहाँ पर सेना के जवानों की परेड देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। ठीक है, आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है बाघा बॉर्डर पे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।